हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। इस सेशन में हम देखेंगे कि टेंस को कैसे पहचानें। इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस मौजूद होता है, लेकिन कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये पहचानें कैसे। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, ध्यान से समझना। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है जिसकी अभी हम बात करेंगे। आओ इसे समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंस की पहचान। मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा महत्व वाली जो बात है ध्यान में रखने लायक, वो क्या है? वो है कि टेंस का हम अध्ययन करें एक्शन वर्ब के बेसिस पर। टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब्स। इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बेसिस पर हम टेंस का अध्ययन, टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस खोज सकते हैं। अब है कि एक्शन वर्ब्स क्या है, थोड़ी हम इसकी बात कर लें कि एक्शन वर्ब्स हम कहते किसको हैं। ध्यान से देखना और समझना, सारी बात टेंस को पहचानने की सारी बात इसी पर निर्भर है। एक्शन वर्ब्स, वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे वर्ब्स जो हमें एक्शन बताए, कोई ना कोई एक्टिविटी बताए। जैसे मैं अभी एक एक्टिविटी कर रहा हूँ लिखने का, तो राइट एक ऐसा वर्ब है जिसे हम कहेंगे एक्शन वर्ब। अब तुम सुन रहे हो तो सुनने का काम भी एक एक्टिविटी है। लिसन इज एन एक्शन वर्ब, ऐसा वर्ब जो कोई ना कोई एक्शन दिखाए। अभी तुम सोच भी रहे हो कि और क्या हो सकता है, तो थिंक। अभी मैं बोल रहा हूँ तो स्पीक। ओके, अभी तुम समझ रहे हो तो अंडरस्टैंड। समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हम लिख सकते हैं नॉर्मल वर्ब्स जैसे गो, कम, स्लीप, डांस। ये सभी वर्ब्स एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, इंग्लिश के सेंटेंस में या तो ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होगा या तो ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। इतनी ही बात है। इसी को हमने कहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब्स, और इसी के बेसिस पर हम सारे टेंसेस को पहचान सकते हैं। आओ ध्यान से इसे समझते हैं, यही एक बुनियादी बात है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब्स, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इन्वॉल्वमेंट, एक्शन वर्ब का आना नहीं होता है तो बात आसान है, मसला सिंपल है, इसलिए सिंपल टेंस। ध्यान से समझो, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ तुम देख पा रहे हो कि हमने यहाँ नो की बात की है, अगर नहीं हुआ है तो उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस सिंपल है, चाहे टाइम कोई भी रहे। अभी मैं एग्जाम्पल्स लूँगा, लगभग 10 से 20 सेंटेंसेस, और आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे बुनियादी बात है, अगर नहीं समझेंगे इसे तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। और अगर ऐसे वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल अगर इंग्लिश के सेंटेंस में होता है, यस टिक लगाया है मैंने, तो उस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस अब सिंपल नहीं है, अब मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब मामला आसान नहीं रहा, सिंपल नहीं रहा। क्योंकि हो सकता है अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग फॉर्म यूज़ हो गया हो, राइट का सेकंड फॉर्म रोट इस्तेमाल हो गया हो, स्पीक का स्पोकन यूज़ हो गया हो, तो कई फॉर्म्स अब आएंगे तो टेंस कौन सा होगा। यानी अब मामला आसान नहीं है, यानी अब सोचने वाली बात है, इसीलिए टेंस सिंपल नहीं है। ध्यान से समझना, तो एक्शन वर्ब्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी मामला अब सिंपल नहीं है, यानी अब बाकी 4 टेंसेस में से कोई एक टेंस हो सकता है उस इंग्लिश सेंटेंस का, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो। बड़ा सेंटेंस है तो कई टेंसेस आ सकते हैं।
आओ एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और इसे समझते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, इट इज़ अ पेन। सिंपल। यह एक कलम है, इसको ध्यान से समझना। इस इंग्लिश के सेंटेंस में इज़ एकमात्र वर्ब है। जब इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो उसी वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है। मेन वर्ब पूछ लिया जाता है तो नहीं समझ में आता है, और मुझे लगता है मेन वर्ब की असली समझ तुम्हें आज ही मिली है इसमें। इसके लिए मैं इत्मीनान हूँ। अगर मिली है तो कमेंट करके यस कहना। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो वही मेन वर्ब है। हाँ, इज़ एक मेन वर्ब की तरह यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इज़ एक मेन वर्ब होता है, हो सकता है। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कौन सा वर्ब किस समय किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसके इस्तेमाल पर डिपेंड करेगा उसका नाम, उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगी उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान। अब इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है? तो देखो कि इस इंग्लिश के सेंटेंस में एक भी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक्टिविटी वाली बात नहीं है। क्या कलम नाच रही है, क्या कलम गा रही है, क्या कलम लिख रही है, क्या कलम सुन रही है, कुछ भी नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसमें मामला आसान है। कोई भी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो मामला आसान, यानी टेंस क्या है इसका टेंस है सिंपल। आई होप कि तुम समझ रहे हो। अगर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ होता तो हम कुछ विचार करते कि सिंपल टेंस तो नहीं है, कुछ और है। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम, या सिंपली आई एम योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वाकई में दोस्त ही हूँ। इस इंग्लिश के सेंटेंस में देखो एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, दैट इज एम, और यही क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यही मेन रोल में है इस सेंटेंस में। दिस वर्ब enjoys the lead role in this sentence, that's why it is a main verb. Okay? इस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस क्या है? इसका भी टेंस है सिंपल। सीधी बात। कैसे? क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ब इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मामला आसान है, इसलिए टेंस सिंपल कहेंगे। अब कोई पूछे कि किस टाइम में इस्तेमाल हुआ है सिंपल टेंस, तो एम के आने से टाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका टेंस पूरा अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका टेंस है प्रेजेंट सिंपल। इस सेंटेंस में भी है टेंस प्रेजेंट सिंपल। समझ पा रहे हो? आई होप कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। जैसे ही वॉज अ कॉप, वह एक पुलिस वाला था। बाद में उसके जाने के बाद हमने बात उसके विषय में की। वॉज यहाँ पर इस्तेमाल है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब यही है। वॉज से टाइम पास्ट हो गया, और इस इंग्लिश के सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब इन्वॉल्व्ड नहीं है, मतलब टेंस सिंपल है। अभी आपने देखा है। देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब अगर नहीं आया हो तो टेंस कैसा? सिंपल। एक्शन वर्ब अगर आ जाए तो टेंस कैसा भाई? बाकी चार। है ना इतना आसान? देखा, एक्शन वर्ब ही जड़ है सब चीज़ की। अब मैं कहूँ जैसे यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। गौर से समझना, हैव एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी ये मेन वर्ब है। और इस इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस क्या है? हैव प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और टेंस क्या है इसका? सिंपल, क्योंकि एक्शन वर्ब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। गो, कम, जंप, रीड, राइट, लर्न, प्ले, ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप कि तुमने समझ लिया है किस तरह से हम सिंपल टेंस को पहचानते हैं। जैसे ही विल बी एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर मौजूद होगा। सिर्फ हमने इतनी सी बात की है। क्या स्टेशन यहाँ पर नाच रहा है? क्या स्टेशन यहाँ पर गाने लग गया है? क्या स्टेशन यहाँ पर जंप कर रहा है? कुछ भी नहीं है ऐसा।
There is no action verb involved in this sentence. That's why the tense of this sentence is simple tense. बट किस टाइम में? तो विल का इस्तेमाल है, विल हमेशा फ्यूचर की बात करता है। और अब हम यहाँ से विल के साथ बी तक देखेंगे। विल भी एक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और एक ही वर्ब है यहाँ, यानी यही हमारा मेन वर्ब है। चूँकि विल से टाइम फ्यूचर होता है इसलिए फ्यूचर टाइम हो गया। एक्शन वर्ब इसमें नहीं है तो टेंस सिंपल है, यानी फ्यूचर सिंपल। मैं गारंटी से कहता हूँ सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान सेशन है ये। ऐसे एक भी वीडियोस आपके यूट्यूब पर नहीं है जो कि आप टेंस में इतनी आसानी से, इतनी क्लैरिटी के साथ समझ सकें। टाइम इन्वेस्ट करें अच्छी जगह पर और अच्छी चीज़ें सीखें। बाकी आपको जहाँ अच्छा लगता है और भी चीज़ें जहाँ से आपको समझ आती है ज़रूर सीखिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी वर्क। सिंपल सी बात, हम लोग काम करते हैं। गौर कीजिए, वी सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है। एक ही वर्ब का इसमें इस्तेमाल है, यानी यही वर्ब मेन वर्ब है। और ये वर्ब है V1। V1 के इस्तेमाल से टेंस होता है इंडेफिनिट। ठीक है, और V1 हमेशा प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है, हमेशा। तो इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग इसे, कुछ विद्वान, कुछ शिक्षक, कुछ किताबें इसे एक कहती हैं, एक कहते हैं लोग। ठीक है, हम इसे अलग मानकर पढ़ेंगे क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि ये अलग होते हैं। कुछ किताबें, कुछ शिक्षक भी इसे अलग कहते हैं। हम लोग इसे अलग मानकर पढ़ेंगे। अब गौर करो, हमने लिखा है इंडेफिनिट टेंस। देखा कितना आसान था। तो एक चीज़ यहीं पर गौर कर लो कि इंडेफिनिट टेंस, आखिर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये मैंने पिछले सेशन में बताया है। टेंस जैसे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाकर मिल जाएगा। इंडेफिनिट टेंस में हमेशा तीन ही वर्ब का इस्तेमाल होता है, V1, V5 और V2। V1 और V5 प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल होगा और V2 पास्ट टाइम के लिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसे। जैसे दे पेंटेड देयर गेट। उन लोगों ने अपने दरवाजे को रंगा। गौर से समझना, पेंटेड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक ही वर्ड है इसमें, एक ही वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है। लेकिन ये वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, राइट, सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म के आने से टेंस होता है इंडेफिनिट। और टाइम कौन सा? तो V2 हमेशा पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर देखो। तो इस सेंटेंस का टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट। बहुत आसान है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द चिल्ड्रन, बच्चे खेल रहे थे बाहर क्रिकेट और उन्होंने कांच तोड़ दिया। द चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो, सपोज, खिड़की तोड़ दी। गौर से देखो, बच्चे तो अक्सर ऐसा करते हैं। ब्रोक V2 है और यही मेन वर्ब है क्योंकि एक ही वर्ब का इस्तेमाल इसमें हुआ है। एक ही वर्ब अगर इस्तेमाल हो तो वही वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। V2 से टाइम हो गया पास्ट और V2 से टेंस हो गया इंडेफिनिट। एक बहुत बड़ी बात, अब इंग्लिश का सेंटेंस है, मान लो तो कोई पूछे कि इंग्लिश के सेंटेंस में प्रोमिनेंटली दो ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा मौजूद होती है, तो तुम बताओगे एक बात है, एक विचार है टाइम, और दूसरा विचार है टेंस, दूसरी बात है टेंस। इंग्लिश के सेंटेंस में ये दो चीज़ें हमेशा मौजूद होती हैं, ध्यान रखना, टाइम एंड टेंस। इसलिए मैंने कहा इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस होता है और इंग्लिश का सेंटेंस किस टाइम में इस्तेमाल हुआ है इसकी जानकारी चाहिए। इसीलिए हमारे पास हेडिंग जो आती है इस चैप्टर की वो ऐसी आती है, टाइम एंड टेंस। ऐसी नहीं आती है टेंस एंड टाइम। कारण है इसका, इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा हमेशा टाइम का जिक्र पहले होता है और टेंस का जिक्र बाद में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानो,
टाइम का जिक्र हमेशा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब करता है और टेंस का जिक्र हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब करता है। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही एक साथ इस्तेमाल हुए हों तो ये कंडीशन है। कंडीशन यही है कि दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी हमेशा हेल्पिंग वर्ब टाइम बताएगा और मेन वर्ब टेंस बताएगा। इस सेशन जैसा आपको एक भी सेशन टेंस पर नहीं मिलेगा यूट्यूब पर सिवाय अपने वीडियोस के। बहुत ध्यान से समझें इसे आप। लेकिन अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब ना हो, क्योंकि एक ही वर्ब का इस्तेमाल अगर हुआ है तो वही वर्ब मेन वर्ब है और मेन वर्ब तो हमेशा टेंस बताता है, जैसा कि अभी हमने बात की यहाँ पर। तो फिर टाइम कौन बताएगा? टाइम भी वही वर्ब बताएगा। गौर कीजिए, वी वर्क, वी1 ने ही प्रेजेंट टाइम बताया और वी1 ने ही इंडेफिनिट टेंस बताया। पेंटेड, वी2 ने ही टाइम पास्ट बताया और टेंस इंडेफिनिट बताया। ब्रोक, वी2 ने ही टाइम पास्ट बताया और टेंस इंडेफिनिट बताया। यानी जब एक ही वर्ब का इस्तेमाल हो इंग्लिश के सेंटेंस में तो वही वर्ब रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है टाइम और टेंस दोनों बताने के लिए। समझ रहे हैं क्या आप? इसको कुछ आप इस तरह से देखिए। मान लीजिए एक इंग्लिश का सेंटेंस है, ओके, और यहाँ आकर फुल स्टॉप है और ये वर्ड एक वर्ब है, एक ही वर्ब है इसमें, यानी यही मेन वर्ब है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो उसी वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं और यही मेन वर्ब टाइम और टेंस दोनों ही बताने के लिए जिम्मेदार है। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन कनेक्शन विद टेंस। बोर्डम फील ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे ध्यान से समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। अब हम रैंडमली कुछ भी लिखते हैं, जैसे आई हैव टॉट यू हाउ टू राइट इंग्लिश सेंटेंसेस। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव टॉट यू हाउ टू राइट इंग्लिश सेंटेंसेस। मैंने आपको सिखाया कि अंग्रेज़ी वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। कैसे खोजेंगे? अभी हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताएगा, मेन वर्ब टेंस बताएगा। इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। अब ये बात भी जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात में से एक है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो मेन वर्ब किसे कहेंगे, पहले वाले को या बाद वाले को? मैं जानता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो सबसे ट्रिकी बात बता रहा हूँ और सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश के सेंटेंस में लास्ट वाला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है और इस मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आते हैं सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हमें टेंस का नाम लिखना है तो टेंस के नाम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? टाइम। उसके बाद क्या लिखते हैं? टेंस। अब टाइम में गौर करो इस सेंटेंस का क्या है, तो हैव से हमें पता चला प्रेजेंट टाइम। देखना टेंस पता करना कितना आसान है। और मेन वर्ब हमारा टॉट है, तो किसी भी हैज़ हैव हैड के बाद आया हुआ वर्ब हमेशा V3 होता है और V3 से टेंस हमेशा परफेक्ट होता है। आप नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो को जाकर टेंस जैसे प्लेलिस्ट में से देखो, इससे जस्ट पिछला। तो देखो सामने आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा, यानी हैव की फैमिली, हैव का कोई चेहरा हो, इसको हम हैव फॉर्म कहते हैं। हैज़ हैव हैड को इकट्ठा हैव फॉर्म कहते हैं। हैव फॉर्म के बाद जिस भी वर्ब का इस्तेमाल हो वो वर्ब निश्चित तौर पर V3 होगा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो V3 से टेंस क्या होगा? हमेशा परफेक्ट होगा, हमेशा होगा, ध्यान रखना है। जब मैं हमेशा कहता हूँ ना तो इस बात पर ध्यान दो। और हैव फॉर्म होते कौन कौन से हैं? तो हैज़, हैव और हैड होते हैं। इससे टाइम कौन सा होगा? हमेशा प्रेजेंट होगा। और हैड से कौन होगा? मतलब हैज़ और हैव से टाइम होगा प्रेजेंट और हैड से होगा टाइम पास्ट। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जैसे वी
had waited for you. हालांकि हमें सेंटेंस और भी लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट हमेशा किसी दूसरे सेंटेंस के साथ आता है, ये डिसिप्लिन है इसकी। फिर भी हम पहचानने के दृष्टिकोण से अभी इसे सिंपल लेकर चलें। अब हमें टेंस पहचानना है। वी हैड वेटेड फॉर यू, 5 वर्ड्स की ये सेंटेंस है। वर्ब तुम्हें पहचानना आना ही चाहिए अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर वेटेड लिखा है, लास्ट वर्ब है ये, एंड लास्ट वर्ब इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या बताएगा हमें? टेंस बताएगा, पहले ही सोच लिया। और मेन वर्ब से पहले जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा? हमें टाइम बताएगा। गौर करें कि हैड से टाइम कौन सा भाई? तो पास्ट। और हैड के बाद चूंकि ये वेटेड आया है, तो वेटेड कौन सा वर्ब है? हैज़ हैव हैड के बाद जब भी वर्ब आए तो क्या होगा? V3। और V3 से टेंस कौन सा होता है? तभी देखा हमने, टेंस हमेशा परफेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट। यानी गौर करने वाली बात क्या है? कोई भी सेंटेंस हम ले, जैसे शी इज सिंगिंग अ क्लासिकल सॉन्ग या क्लासिकल इंग्लिश सॉन्ग। वह एक शास्त्रीय गीत गा रही है, ठीक है। लास्ट वर्ब कौन सा भाई? तो सिंगिंग मेन वर्ब, और उससे पहले इज हेल्पिंग वर्ब। अब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, सिंपली टाइम और टेंस लिखता हूँ। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताएगा, मेन वर्ब टेंस बताएगा। तो इज से टाइम कौन सा पता चलता है? इज हमेशा प्रेजेंट टेंस टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और सिंगिंग यानी आईएनजी फॉर्म यानी V4 हमेशा कौन सा टेंस बताता है? तो कंटिन्यूअस। हो गया, इतना आसान है। बातें क्या समझी आपने? देख लो, एन के बाद यू होता है, ये भी ध्यान रखना। बातें क्या समझी? कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हाथ रखो तो टाइम बताओ, और मेन वर्ब के नीचे हाथ रखो तो टेंस बोलो। हमेशा ऐसा करो। इसीलिए चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्लियर? आगे कभी बताऊंगा कि टाइम एंड टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्यों बोलते हैं ऐसा, जबकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो टाइम होते हैं, फिर मैंने टेंस क्यों कहते हैं। अगर तुम समझ चुके होगे तो अच्छी बात, वरना मैं बात करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो और इसे समझने की कोशिश करो। सेंटेंस है जैसे, मैं थोड़ा फ्यूचर में ले चलता हूं आपको। दे विल हैव कुक्ड देयर फूड। वे लोग अपना भोजन बना चुके होंगे। कल जब तुम उसके घर पहुंचोगे या उनके घर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि वे लोग अपना भोजन बना चुके होंगे। कैसे टेंस पहचाने? अब देखो, इसमें वर्ब कितने आए हैं? फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब। अभी यहाँ कमाल करेगा कि सबसे लास्ट वाला वर्ब क्या है? मेन वर्ब है। अब समझ में बात तुम्हें आई होगी। और मेन वर्ब हमें क्या बताएगा? तो हमें टेंस बताएगा। बड़े ध्यान से समझना। और मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आए हैं वो सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर सेकंड, क्योंकि एक वर्ब और मौजूद है मेन वर्ब से पहले, दैट इज हेल्पिंग वर्ब नंबर फर्स्ट। और मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम बताएगा। अब हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर 2 हैं, विल और हैव। अब कौन टाइम बताए? तो यहाँ पर बहुत बारीक बात है। क्या? सबसे पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है, द वेरी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यही हमेशा टाइम बताता है। ये हमेशा टाइम बताता है। जोरदार तरीके से बोलो तो याद रहेगा। अगर कई हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हो जाए इंग्लिश के सेंटेंस में, तो हमेशा पहला वाला वर्ब ही टाइम का आइडिया देता है। करेक्ट? और बाद वाले हेल्पिंग वर्ब्स टेंस समझने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सबसे आखिरी वाले वर्ब्स यानी मेन वर्ब से पहले आए हुए हैं। तो ये टेंस समझने में हमें मदद करेंगे।
कहने का मतलब क्या है, पहला वर्ब हमें बताएगा टाइम, बाकी जितने वर्ब्स हैं सभी से हम टेंस का आइडिया लेंगे। ये भी सेंटेंस बहुत आसान है, ध्यान से समझो। तो विल को देखकर हम टाइम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर, क्योंकि शैल और विल इंडिकेटर है फ्यूचर टाइम का, करेक्ट। टाइम हमने जान लिया, अब हमें क्या जानना है, टेंस। आसान है। टेंस कितने हैं, तो सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस इंग्लिश के सेंटेंस में देखो एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो गया है। थोड़ी देर से हमने एक्शन वर्ब की बात नहीं की है, इसके पहले भी देखो सिंगिंग में भी एक्शन वर्ब, वेटेड एक्शन वर्ब, टॉट एक्शन वर्ब, ब्रोक, पेंटेड, वर्क, सभी एक्शन वर्ब्स हैं। तो एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ यानी टेंस सिंपल नहीं है, यानी बाकी चार हैं। कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, बहुत आसान। तुम गौर करो कि हैव फॉर्म लिखा है यहाँ, और हैव फॉर्म के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म से हमें कौन सा टेंस मिलता है, परफेक्ट। हो गया, आसान था। यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। आ रहा है समझ में? अगर तुम्हें ये सेशन रियली में वाकई में बहुत सुंदर लगा है, कुछ समझदारी की बात लगी है इसमें, प्लीज़ लीव योर कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट एंड टू गिव यू इट्स रिप्लाई। लिखो, और क्या समझना चाहते हो वो भी लिखो। एग्जाम्पल लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कंटिन्यूअस की भी मैंने बात कर ली। आई हैव बीन डिस्कसिंग tenses for 40 minutes। मान लो, देखना कितना आसान है ये, कि मैं टेंसेस के विषय में बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ पिछले 40 मिनट से। कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? पहुँचेंगे सबसे लास्ट वाले वर्ब के पास। सबसे लास्ट वाला वर्ब देखा हमने, ING लिखा है, यानी टेंस कंटिन्यूअस है। ING यानी V4 ही हमेशा कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं। लास्ट वर्ब इज़ द मेन वर्ब, तो कंटिन्यूअस टेंस। और गौर करो कि बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये V4 है, ये V3 है। V4 से कंटिन्यूअस टेंस हमेशा होता है, और V3 से कौन सा टेंस, तो परफेक्ट टेंस। अभी भी पढ़ा है हमने, जस्ट सीखा। और हैव देख रहे हैं, हैव से टाइम कौन सा, तो प्रेजेंट, यानी इस सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ज़रा सा तुम इस हैव को हैड कर दोगे, तो हैड के होते ही टाइम क्या हो जाएगा, पास्ट। बीन तो रहेगा ही, तो टेंस क्या होगा यहाँ पर, परफेक्ट। डिस्कसिंग भी रहेगा, तो टेंस क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूअस। और इस कदर हम कह सकते हैं इसका पूरा नाम कि क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर ज़रा सा तुम विल लगा दो, विल हैव बीन डिस्कसिंग, तो विल देखकर तुम क्या बोलोगे, ये यहाँ पर विल लग जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। देखो कि प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ विल लगाया या शैल लगाया, आई के साथ शैल भी लगता है ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक। मॉडर्न इंग्लिश में आप किसी के साथ भी विल लगा सकते हैं, तो ये नहीं कहना कमेंट में कि आई के साथ विल कैसे लगा। लेकिन गौर करो कि प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ शैल या विल का इस्तेमाल किया, फ्यूचर टेंस बन गया। इसी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। इट विल बी रियली ऑसम, सबसे गज़ब की अंडरस्टैंडिंग होगी टेंस की। आप इंतज़ार करें उस सेशन का, और टेंस वास्तव में आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है और कैसे समझा जा सकता है। मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या सिमिलैरिटी है, और इस सिमिलैरिटी को देखकर हम पूरे टेंस को मात्र 4 सेंटेंस से सीख सकते हैं, मात्र 4 सेंटेंस से। सो अवेट योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। सीखते रहें।